नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख सकते हैं, आज हम लोग उसमें मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है एक छोटा सा। और आज हम लोग पंचायती राज के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा के और उससे संबंधित जानकारी ये प्रत्येक ग्राम सभा के लोगों को जाननी चाहिए। हालांकि मैंने अपने थंबनेल में अपने गांव ग्राम सभा का नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये था कि ग्राम सभा और ना सिर्फ मेरे ग्राम सभा बल्कि भारत के वो सभी ग्राम सभाओं के लोगों को, उनके सदस्यों को ये जानना जरूरी है कि हमारे ग्राम सभा को कौन कौन सी वो शक्तियां प्राप्त हैं, या ग्राम सभा को कौन कौन सी वो पावर है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो सरकारी योजनाएं हैं ग्राम सभा के लोगों के लिए आती है लेकिन उनके पास तक पहुंच नहीं पाती है। ये कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में, और जिससे जानकारी के अभाव के वजह से लोग ग्राम प्रधान या अन्य संबंधित लोगों से डरते हैं, उनसे प्रश्न करने से डरते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप लोग ग्राम सभा पंचायती राज के बारे में जानें, और जाने कि कैसे कैसे पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में जो है इस्टेब्लिश हुई, और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और कैसे भारत सरकार आज़ादी के बाद 1950 के बाद जब हम लोग गणतंत्र हो गए उसके बाद भारत सरकार जो है इस पे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पावर का, जो शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर, उन्होंने शुरू किया। और ये धीरे धीरे 1992 तक आते आते भारत में एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुस्थापित एक पंचायती राज संस्थाओं का जो कानूनी गारंटी, जो संविधान में जिसका उल्लेख है, उसकी स्थापना होती है। तो आप लोगों को हम उससे संबंधित कुछ आर्टिकल, अनुच्छेद, कुछ उसके अनुसूचियां, संविधान के किस अनुसूची में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आप लोग बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे और देखते रहिए। और आप लोग जैसा कि मेरे पीछे ये देख सकते हैं, मैंने ये कुछ चीज़ें, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं पंचायती राज के बारे में। हालांकि पहला स्लाइड जो है ये इंग्लिश में है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। और इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड में, दूसरे या तीसरे स्लाइड में, जो यूपी से संबंधित है, यूपी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, उसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। क्योंकि यूपी की जनता का मातृभाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, लेकिन एक मातृभाषा जो पूरे यूपी में बोली जाती है, समझी जाती है, वो हिंदी है। तो इसलिए जब यूपी के बारे में मेंशन किया हुआ मैंने, तो वो हिंदी में लिखा हुआ है। उसके पहले मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूँगा ताकि यहाँ के लोग समझ सके, यहाँ के जनता समझ सके कि हम उनके पास वो कौन कौन सी शक्ति है जो वो उनको लगातार जो है उनके भोलेपन का, उनके सीधेपन का फायदा उठा के ग्राम सभा के प्रधान या पंचायत प्रधान या अन्य संबंधित लोग उनका फायदा उठाते हैं और उन योजनाओं को उनके तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है, हम यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ये संविधान के जो है ये कौन से पार्ट में इसका उल्लेख हुआ है। तो सबसे पहले ये पार्ट 9 है, पार्ट आई एक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ। मतलब भारतीय संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, भारत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। और ये पंचायती राज व्यवस्थाएं 3 स्तर पे काम करती हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना किया गया है।
सबसे निचले लेवल पे जो है पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पे है वो ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत से ऊपर जब आएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी में उसको ब्लॉक ब्लॉक कहा जाता है, खंड कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है। लेकिन अब बिहार में जाएंगे तो उसको प्रखंड कहेंगे। अन्य जगहों पे जहाँ कई जगहों पे चार चार स्तरीय व्यवस्था बनाई हुई है तो वहाँ अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो इस पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है वो है जिला पंचायत, जिला पंचायत समिति। तो आज हम लोग उस आर्टिकल के बारे में जो बहुत बहुत ज़्यादा ये लंबी वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, छोटा सोचा कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को जाननी चाहिए वही चीज़ें स्पेशली हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे दिस पार्ट एडेड बाय 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। मतलब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है शुरू से भारतीय संविधान में नहीं था। 1947 या 1950 में जब भी संविधान बना, संविधान का 1949 में इसको जो है अंगीकृत किया गया था, एक्सेप्ट। उसके बाद इसको 1950 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जिसको हम जिस जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस समय से 1952 तक संविधान में कहीं भी इस पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं हुआ था। लेकिन छोटे छोटे स्टेप लिए जा रहे थे जो संविधान से परे कानून द्वारा बना के। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कहीं लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया, शुरुआत जिसकी हुई थी वो 2 अक्टूबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को नागौर जिला राजस्थान, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हो कि 2 अक्टूबर 1949 को नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। और ये स्पेशली 2 अक्टूबर 1949 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस दिन गांधी जी का जन्म दिवस होता है, गांधी जयंती होता है। और गांधी जयंती को ही पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि गांधी जी जो शुरू से ही जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने ग्राम स्वराज की संकल्पना की थी। ग्राम स्वराज, विनोबा भावे जो जो उनके सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन को चलाया था, तो वो स्पेशली ग्राम स्वराज की जो संकल्पना थी उसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पंचायती राज व्यवस्था के जो कानून संविधान के तहत मिला हुआ है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, उसमें कितने विषय हैं, मतलब कौन कौन से वो शक्तियां हैं जो ग्राम सभा को मिली हुई है। ग्राम सबसे निचला स्तर, चूंकि मैं तीनों स्तर अभी नहीं पढ़ा सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ग्राम सभा के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ाऊंगा, तो स्पेशली ग्राम सभा के बारे में ही। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि 29 सब्जेक्ट, देयर आर 29 सब्जेक्ट इन दिस पार्ट। मतलब इस ग्राम सभा वाले भाग में जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, इसमें 29 सब्जेक्ट टोटल संविधान ने ग्राम सभाओं को दी हुई है। लेकिन अलग अलग राज्यों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे राज्य सरकार अपने, ये राज्य सरकारों को ये छूट होती है कि पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए अपने स्तर पे काम कर सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अलग राज्यों ने अलग अलग कुल 29 विषयों में से
कुछ ही विषयों को ग्राम ग्राम सभा को अपना जो है शक्ति जो है ट्रांसफर किया हुआ है, अपनी जो पावर है ट्रांसफर कुछ ही विषय पे। तो यूपी में ये विषय जो 29 सब्जेक्ट हैं, ये जब आप यूपी में आएंगे तो ये 18 हो जाते हैं। 18 सब्जेक्ट जो है, जब आप यूपी में आएंगे तो यहाँ पे यूपी के परिप्रेक्ष्य में टोटल 28 सब्जेक्ट जो है ग्राम सभा के शक्ति, ग्राम सभा को यह शक्ति है कि 18 सब्जेक्ट पे ही कानून बना सकती है, अब उन उन चीज़ों में वो काम कर सकती है। अब हमारे दूसरे स्लाइड पे आते हैं। ये हियर आर सम आर्टिकल, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिकल हमने लिखा हुआ है बहुत, चूँकि 243 से 243 ओ तक है, लेकिन हम कुछ मेन जो आर्टिकल हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हालांकि ये सबको जानना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी हद तक युवा साथी और हमारे ही नहीं अन्य ग्राम सभाओं के युवा साथी चाहे बड़े बुजुर्ग लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं और ये जानने की कोशिश भी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं, जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनको वैसे ही चलने देते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आगे नहीं आएंगे, आप व्यवस्थाओं को बदलना नहीं चाहेंगे, तो वो व्यवस्थाएं कभी बदल ही नहीं सकती। जैसे बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में, जैसे सती प्रथा को ही हम लोग ले लेते हैं। सती प्रथा जब राजा राम मोहन, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे स्वयंसेवक विद्वान जो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं भारत में, राजा राम मोहन राय, उन्होंने अपने परिवार में ये चीज़ें व्यवस्थाएं देखी और वो अपने परिवार के खिलाफ जाके, अपने समाज के खिलाफ जाके वो व्यवस्थाएं बदलने के लिए कोशिश की, और ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें बहुत सारी सफलताएं मिली उनको। अपने जीवित समय में ही, जीवन काल में ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ों, व्यवस्थाएं को बदला जो 4000 5000 वर्षों पुरानी व्यवस्थाएं थी, जो वैसे ही चली आ रही थी। सती प्रथा या अन्य चीज़ें, महिलाओं को वो बहुत सारे अधिकार नहीं थे। हालांकि अभी मैं आगे आपको इसमें पढ़ाऊंगा तो ये आपको बताऊंगा कि आज भी कैसे महिलाओं को रिजर्वेशन तो मिला हुआ है, लेकिन वो कभी उस शक्ति का उपभोग नहीं की। वो केवल एक कठपुतली बन के, केवल एक स्टाम्प मोहर जो कहते हैं, केवल एक मोहर बन के रह गई हैं, मोहरा बन के रह गई हैं, या अपने पतियों के, अपने ससुर की, या अन्य चीज़ों जैसे। आप लोग कभी भी आप अपने ही ग्राम सभा में देखेंगे, जितने भी लोग हैं आप अपने अपने स्तर पे अपने अपने ग्राम सभा में देखेंगे कि जब भी महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें आती हैं, या जब भी महिलाओं के लिए कोई ये आरक्षित सीटें होती हैं, तो उसमें या तो प्रधानपति होते हैं या प्रधान प्रतिनिधि होते हैं, यही सारे आप शब्दावलियों का उल्लेख पाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं देखेंगे कि ये महिला, ये प्रधान है, वो काम कर रही हैं। कुछ ही ग्राम सभाओं में ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि जो कुछ ग्राम सभाओं में जहां महिलाएं एक्टिव हैं, समाज की बेड़ियों को तोड़ के आगे आई हैं, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो वहाँ आप देखेंगे कि प्रधान प्रतिनिधि, ये हालांकि ये संविधानिक पद नहीं है और ना ही इसका उल्लेख कहीं है, और ना ही कोई सरकार इसकी सूद लेती है कि भाई ये कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें जिसका कहीं उल्लेख तक नहीं है। कानूनी रूप से इसमें कानून बना के चाहे जैसे भी सरकार को इसको रोकना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आरक्षण या रिजर्वेशन जो भी देते हैं वो समाज को उठाने के लिए ही देते हैं, अपलिफ्ट करने को देते हैं, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने। जैसे SC ST वगैरह, OBC वगैरह को जो रिजर्वेशन संविधान द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए मिला है। तो ऐसे महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन मिला हुआ है पंचायती राज में, पंचायत संविधान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं में, तो उसमें ये इसलिए मिला हुआ है कि ताकि महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे आ सकें, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। तो आप यहाँ पे कुछ आर्टिकल देखें, हालांकि बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, बातें करने में क्या है बात तो, या आइए आप लोग को हम आर्टिकल 243, आर्टिकल 253 डिफिनीशन ऑफ पंचायत, इसमें पंचायत का परिभाषा दिया गया है कि
कौन कौन सी पंचायतें होंगी, कैसे पंचायतें होंगी, कितने लोगों की पंचायतें होंगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक पंचायत के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। उसके बाद उसके नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 243A डील्स विथ ग्राम सभा एंड इस मेंबर। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। आर्टिकल 243A ये ग्राम सभा के बारे में और उसके सदस्यों के बारे में ये जानकारी देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा ग्राम सभा है, लेकिन हम उस ग्राम सभा के सदस्य हैं या नहीं है, ये जानना जरूरी होता है। तो 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनका निर्वाचन नामावली में नाम है, नामांकन हुआ है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं और उनको सरकार द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उसके उपभोग के अधिकारी हैं। वो उसका उपभोग कर सकते हैं। उससे नीचे जो 18 साल नहीं पूरा किए हैं, जिनका निर्वाचन नामावली में नामांकन नहीं हुआ है, वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हैं। वो पंचायत के लोग हो सकते हैं, पंचायत में रहने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन उस पंचायत ग्राम सभा के सदस्य नहीं हैं। तो ये सबसे जरूरी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हम भी इसी ग्राम सभा के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस ग्राम सभा के हैं, उस ग्राम सभा के नहीं, आप उस पंचायत के हैं, आप उस पंचायत में रहते हैं। जैसे भारत में रहने वाले जैसे बहुत सारे विदेशी लोग भी रहते हैं, तो सभी लोग भारत के नागरिक तो है नहीं। वैसे ही ग्राम सभा में भी ग्राम बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं है। ग्राम सभा का सदस्य वही है जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है और 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद निर्वाचन नामावली में उसका नाम है, वो है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल जो मैंने लिखा हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख कर चुका है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 243D डील्स विद द रिजर्वेशन इन पंचायत। आर्टिकल 243D ये आरक्षण से संबंधित है। जो पंचायतों में आरक्षण, एक रोटेशन प्रणाली के हिसाब से आरक्षण मिलता है। एससी एसटी, यूपी में ओबीसी वर्ग को मिला हुआ है। जैसे बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है पंचायतों में, लेकिन आज भी बिहार में देखेंगे तो कहीं कोई महिला का कहीं भी पंचायत में, मैंने एक आध महिला का नाम सुना है जो जिनके पति आईएएस थे, वो आजकल राजनीति में बहुत एक्टिव है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो उनके पति आईएएस थे, तो उन्होंने पंचायत में चुनाव लड़ा, जीता, तो उन्होंने अच्छा काम किया, राष्ट्रपति पुरस्कार तक पाई, ग्राम सभा को राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिला था। तो बिहार में इक्का दुक्का नाम ऐसा मिला हुआ है, लेकिन यूपी में कुछ जगहों पे है महिलाएं आरक्षण मिला हुआ है, तो कुछ महिलाएं आगे हैं। तो जैसे इसमें ये रिजर्वेशन है कि किन किन लोगों को, किस प्रणाली के तहत रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो इसमें एससी एसटी ओबीसी और महिलाएं, 4 लोगों को रिजर्वेशन यूपी में मिला हुआ है। उसके बाद हम आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है आर्टिकल 243I स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन। मतलब ये आर्टिकल 243I जो है, ये राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो एक वित्त आयोग की स्थापना करे, जिससे पंचायतों को कैसे उनकी फाइनेंस आर्थिक स्थिति को कैसे और सुदृढ़ किया जा सके। इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट को संविधान ने शक्ति दी है कि स्टेट गवर्नमेंट एक वित्त आयोग का गठन करे। हालांकि हर साल गठन तो होता है, उनके रिकमेंडेशन भी आते हैं, लेकिन कभी निचले स्तर पे नहीं पहुंच पाती है। कभी संसद में हमने भी ये सुना था कि कहते हैं लोग कि रुपया 1 रुपये अगर केंद्र सरकार से चलता है तो आम जनता के पास पहुंचते पहुंचते घिसते घिसते वो चवन्नी हो जाता है। हालांकि चवन्नी बहुत सारे लोग अब नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तो चवन्नी उन्नी का समय थोड़ा बहुत था, जब दो चार एक दो टाफियाँ मिल जाती। आज तो कोई भी टाफी आप चॉकलेट लेने जाएंगे तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये से ऊपर ही है। उस समय चवन्नी अठन्नी का समय था तो वो मिलता था, वो लोगों के पास पैसे बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो वो वही कहावत थी कि घिसते घिसते, आज भी वही स्थिति है।
आज भी जानकारी के अभाव में, लोगों के जागरूकता के अभाव में, या वो कौन कौन से अधिकार उनको मिले हैं, ये इस चीज़ों के बारे, ये कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी हुई है। लोग पढ़ना छोड़ दिए आजकल। देखते होंगे आप लोग, तो आजकल तो समय बहुत बदलता जा रहा है। हालांकि इंटरनेट का एक्सेस सभी के पास पहुंचा तो है, लेकिन उसका मिसयूज ही हुआ है अधिकतम। या तो स्कैम करने में हो रहा है, नहीं तो आप लोग देखेंगे आजकल फेसबुक या अन्य चीज़ें, रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की ये सोशल मीडिया साइट्स हैं जिसमें अश्लीलता ही लोगों को परोसी जा रही है, वही चीज़ें बनाई जा रही हैं, वही चीज़ें देखी जा रही हैं। तो समाज एक, जैसे समाज का आप विकास करना चाहेंगे, वो समाज वैसा ही विकास करेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात पे हमको चिंतित होना चाहिए और इस पे ध्यान भी देना चाहिए। आइए अब कुछ आगे की बातें हम करते हैं। जैसे इसके आगे हमने, हाँ, इसके आगे हम उत्तर प्रदेश से संबंधित पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख किया हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्थाएं बहुत पहले से ही लागू हो गई थी, और बहुत पहले से ही कुछ चीज़ें, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, वो थोड़ा थोड़ा न कहीं आज़ादी के समय से ही ये उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम के द्वारा, कानून के द्वारा ये स्थापित कर दिया गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री वगैरह के समय। उस समय ये आप लोग देख रहे होंगे संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है, तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ही हुआ करता था। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 जो है, उस समय लाया गया था, उसको पारित करके उसको लागू किया गया था। उसमें जो है यूपी को बहुत सारे, कितने विषयों पे कानून बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर धीरे 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 बीच में 1962 में एक बार संशोधन हुआ था। आप देखेंगे कि 1962 में भी एक बार ये कानून संशोधन हुआ था। लेकिन इसका लेटेस्ट संशोधन, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जानना जरूरी है, 1994। 1994 में जो ये संशोधन हुआ था और ये लागू हुआ था 1995 में, ये जानना जरूरी है। उसी समय से जो वर्तमान ग्राम पंचायतों की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, ये 1994 वाले संशोधन जो 1995 में लागू हुआ था, उसी का वो वही उसी का प्रारूप है। उसमें उत्तर प्रदेश में 18 विषय, मैंने कहा था ना कि ये 29 विषय मिला हुआ है, लेकिन जो ग्राम सभा जिस पे काम कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 18 विषयों जो ग्राम सभा को मिला है, जिस पे ग्राम सभा काम कर सकती है, उसमें कुछ विषय है जो हम यहाँ पे आपको मेंशन करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो विषय हैं जिस पे ग्राम सभा उत्तर प्रदेश में काम कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताए थे कि ये चीजें जो आरक्षण वाला जो है, आर्टिकल 243D, आपको एक चीजें हम दिखाएंगे। पहले, उसके पहले ये देखिए सबसे पहले कि कौन कौन से वो विषय हैं जिसपे उत्तर प्रदेश की ग्राम सभा कानून बना सकती है, उसको डील कर सकती है अपने हिसाब से, और कौन कौन से कार्य कर सकती है। तो सबसे पहले आता है सार्वजनिक पुस्तकालय। आप लोग लाइब्रेरी का नाम सुनते होंगे, बहुत सारे गांव में अलग अलग देखता हूँ। अभी तो गांव पे जाने पे ये पता चलता है कि बच्चे, कुछ बच्चे ये लाइब्रेरी जाते हैं, ले हालांकि मैंने कई जगहों पे वहाँ जाके देखा, वो लाइब्रेरी नहीं है, वो स्टडी सेंटर है। वहाँ पे आप केवल बैठ के पढ़ सकते हैं, उसको लाइब्रेरी नहीं कहते हैं। लाइब्रेरी का मतलब एक खुला स्पेस हो, चार दीवारी के अंदर खुला स्पेस हो, शांत वातावरण हो, टेक्स्ट सेशन हो, जहाँ पे कुछ किताबें रखी हो, आप अलग अलग चीज़ों बस ये अलग अलग विषयों की किताबें हों, एक दूसरे के आमने सामने आप देख सकें, वो लाइब्रेरी है। ये जो अभी जो लाइब्रेरी लाइब्रेरी गांव में आप सुन रहे हैं, वो लाइब्रेरी नहीं है। वो पढ़ने का एक केंद्र है कि आप घर पे या अन्य जगहों पे नहीं पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आप जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन के लिए अगल बगल उसके घेर दिया जाता है कि आप अगल बगल डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन वो लाइब्रेरी नहीं है। असल में लाइब्रेरी वही है जो जिसमें खुला स्पेस हो, एक टेक्स्ट सेशन हो, और आप बैठने के लिए एक बेंच हो, टेबल हो, जिस पे रख के आमने सामने आप भी पढ़ रहे हैं, आपके बगल में कोई और साथी पढ़ रहा है, आप
समय समय पे 2 घंटे 1 घंटे पढ़ें और उठ के बगल वाले साथी से बाहर निकल के कुछ बातचीत किए फिर आके अपना पढ़ें, वो लाइब्रेरी है। तो वो एक मतलब स्वच्छ और शांत वातावरण वाली चीज़ें हैं। तो वो एक लाइब्रेरी मिला हुआ है ग्राम ग्राम सभाओं को यूपी में, कि हर ग्राम सभा में लाइब्रेरी के लिए पैसा भी आता है। अभी आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम पिछले महीने ही पिछले एक एक दो महीने पहले ही हम लखनऊ गए थे। तो घूमते हुए सचिवालय गए थे। सचिवालय में कुछ परिचित लोग थे, तो वहाँ पे हमने जानकारी इकट्ठा की। तो लाइब्रेरी के लिए मैंने सिर्फ पिछले कुछ सालों का डाटा निकाला, तो लगभग लगभग मेरे गांव में लाइब्रेरी और खेल के लिए पिछले 10-12 सालों में 2015 से 2025, हाँ यही डाटा था, 2015 से 2025 तक। हालांकि बाद में मैं ये चीज़ें दिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये मेरे ग्राम सभा से संबंधित है। हालांकि ये सिर्फ मेरे ग्राम सभा की बात नहीं है, ये सारे ग्राम सभाओं की बात है। सभी ग्राम सभा में इतना ही ग्राम सभा की जनसंख्या के हिसाब से पैसे पुस्तकालय के लिए, खेल के लिए आते हैं। मेरे ग्राम सभा में, केवल मेरे ग्राम सभा में लगभग लगभग 37.5 लाख रुपए मैंने पता किया लखनऊ सचिवालय से, तो 37.5 लाख रुपए आया हुआ था सिर्फ 2-3 कामों के लिए। शिक्षा, जिसमें सार्वजनिक लाइब्रेरी वगैरह और इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए, और युवाओं के खेल से संबंधित खर्च करने के लिए। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, गांव में कुछ लोगों को शाम को 2 बोतल दारू दारू दे दीजिए, मस्त है। उनका बेटा उनका बेटी पढ़े या न पढ़े, अपने में बस वही दो शाम को 50 रुपए का वो दारू मिल गया। पता नहीं क्या क्या है यूपी में आजकल। तो एक ट्रेंड बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, पाठशालाएं बंद हो रही हैं, मधुशालाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब ये सरकार क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है, वो सरकार का विषय है। लेकिन अगर ऐसे ही मधुशालाओं की संख्या बढ़ती गई और पाठशालाओं की संख्या कम होती गई, तो आने वाले समय में सिर्फ मधुशाला में जाने वाले लोग बचेंगे। ये जितनी घटनाओं महिलाओं के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी। हालांकि वो विषय इसमें यहाँ चर्चा करने का नहीं है, बस समय काफ़ी हो गया है। अब अगला जो कुछ चीज़ें जो ग्राम सभाओं को मिला हुआ है, स्वास्थ्य पे काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक स्वच्छ वातावरण, साफ सफाई से भी काफ़ी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इन पे काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के ग्राम सभाओं को मिला हुआ है शक्ति। स्ट्रीट लाइट आप देखते होंगे कहीं कहीं गाँव में, जहाँ के प्रधान और दान अच्छे हैं, जो कर्मठ है, काम उम करने लायक एक्टिव है, पढ़े लिखे हैं, चाहे पढ़े लिखे ना भी हों, शिक्षित ना भी हों, लेकिन उनको जानकारी है काम कैसे करना है, सेवा भाव है उनके अंदर। कहीं ना कहीं अब महापुरुषों से प्रेरित हैं, हमारे देश के महापुरुषों से प्रेरित हैं कि हमको नई जीवन में कुछ न कुछ करना है, अच्छे उद्देश्य से और समाज में हैं। तो उनके यहाँ देखेंगे कि आप लोग रोड के दोनों साइड स्ट्रीट लाइट लगी होंगे, तो ये इस पे भी मिला है। फिर आएंगे हम लोग लघु उद्योग, जो मैं बार बार इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि कुछ पे किस पे कुछ काम करना है, तो वो चीज़ें हैं हस्तशिल्प, जिसमें लघु उद्योग में आपको कुटीर उद्योग हो गया। कुटीर उद्योग के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मत्स्य पालन, जो ग्राम सभाओं के अंदर पोखरा तालाब हैं, वहाँ पे मत्स्य पालन की व्यवस्था ग्राम सभा को ये शक्ति मिली है कि वहाँ पे मत्स्य पालन की व्यवस्था करे, ताकि कुछ परिवारों का उस पे जीवन यापन हो सके। स्वच्छता जो मैं पहले ही बताया था, हस्तशिल्प वाला भी बता ही चुका हूँ। हाँ, ये चीज़ें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, जो वो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे गांव के भाषा में उत्तर प्रदेश के लोग कोटा कहते हैं। हालांकि कोटा छुड़ाने वाले, कोटा पाने वाले बहुत ठगे जा रहे हैं, हर गांव में ठगे जा रहे हैं। और उसको वितरण करने वाले, चाहे वो हमारे गांव के हो चाहे कहीं के भी हो, वो यही कहते हैं कि अरे हमसे, हमारे से अच्छा कौन होगा बांटने वाला। हालांकि ऐसा नहीं है।
बहुत जगह पे ऐसे हैं कि हालांकि सरकार इस प्रत्येक कार्ड के हिसाब से कमीशन देती है कोटेदारों को, प्रदेश के सारे कोटेदारों को, देश के सारे कोटेदारों को कमीशन मिलता है। हर कार्ड के पीछे, लाल कार्ड पे अलग कमीशन है उनके लिए, सफेद कार्ड पे अलग कमीशन है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि हर गांव में कोटेदार यूनिट के हिसाब से काटते हैं। अगर घर परिवार में 4 यूनिट में उसमें 4 सदस्य हैं तो पता चले कि 3 सदस्यों का मिलेगा, एक सदस्य का 5 किलो 4 किलो वो कोटेदार नहीं देते हैं, चोरी करते हैं सब। तो वो चीजें ये प्रधान के हाथों में होता है कि उसको अच्छे से वितरण कराए। यहाँ पे आप लोग एक चीज और देखेंगे, ये टीपीडीएस है। टीपीडीएस के नीचे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, 1997। हालांकि ये पीडीएस इसको कहते हैं, ये शुरू हुआ था 1957 के आसपास। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो 1957 के आसपास, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी, उस समय तत्काल सभी महापुरुष और समाज के, भारत की स्थिति बहुत सही नहीं थी, खासकर निचले तबके के लोगों को। तो उनको एक पौष्टिक भोजन, हालांकि भारत के पास उस समय बहुत संसाधन नहीं थे, फिर भी एक हिम्मत दिखाई, नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि आदमी के विकास से ही देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, गांव का विकास होगा, घर का विकास होगा। हम लोग सोचते हैं कि उसके घर का आदमी न सही रहे, हमारे घर का, वो कहीं ना कहीं हम अपने समाज को, अपने गांव को अविकसित, अविकास की ओर, खराब करने की ओर ले जाते हैं। सबका विकास हो, सब अपना अपना विकास करें, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना विकास करे, जिससे गांव का विकास हो, उसके घर का विकास हो, घर के बाद उसके गांव का विकास होगा, गांव के विकास का होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र के विकास से जिला का होगा, ऐसे फिर प्रदेश का होगा, प्रदेश से ऊपर देश का होगा। तो ये एक व्यक्ति के विकास, विकसित होने से, उसके शिक्षित होने से, उसके अच्छे रहन सहन से ना सिर्फ उसका, उसके परिवार का, बल्कि ये पूरे देश का विकास होता है। तो ये वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 1957 के आसपास शुरू किया गया था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ मैंने टीपीडीएस लिखा है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1997 में पूरे भारत में शुरू किया गया था। क्योंकि सरकार, तत्कालीन समय के सरकार, केंद्र सरकार ये देखी कि नहीं, अब लक्षित, इसको लक्षित हिंदी में कहते हैं, लक्षित लोगों को, कुछ कुछ टारगेटेड लोगों को इस संसाधन की जरूरत है, पीडीएस सिस्टम की जरूरत है, कोटा की जरूरत है, जो आम बोलचाल की भाषा में कोटा है, कोटेदार हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रधान की जिम्मेवारी बनती है, ग्राम प्रधान की, कि वो कोटा को सही से वितरण कराएं। हालांकि दोनों मिल जाते हैं तो गांव में लोग लूटते हैं, वो अपने प्रधानी में लूट रहा है, ये अपने कोटेदारी में लूट रहे हैं लोग। सब यही, हर प्रत्येक गांव की यही हालत है। मेरे ही गांव में ले लेंगे तो अभी आप जाएंगे, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कोटा में हो, प्रधानी में हो। आप जाएंगे, कभी घूमते हैं, हम लोग भी कभी घूमते हुए देखते हैं तो हृदय व्यथित होता है कि जब सरकार कमीशन दे रही है, सरकार पैसे दे रही है आपको, तो आप अगर किसी का पेट मार के, किसी का हक मार के आप महल खड़ा कर लेंगे, उससे आप राजा नहीं हो जाएंगे। आज नहीं कल सबको एक न एक दिन ये सारी चीजें यहीं छोड़ के जाना है। अरे आप उतना ही करिए जिससे सामने वाला भूखा न सोए। आपके 1 यूनिट काट लेने से, आपके 1 यूनिट न देने से, सोचिए उस परिवार का, खासकर दलितों में, मेरे ही गांव को अगर लेंगे तो मैंने जब गांव घूमा, एक एक लोगों के पास गया, तो देखा कि वहाँ पे दलित वाले जो क्षेत्र था, पिछड़े वालों में तो किसी न किसी के पास थोड़ा बहुत खेती थी, लेकिन जब दलित वाली बस्ती में मैंने गया, वहाँ पे देखा कि 95% लोगों के पास खेती नहीं थी, एक भी बिस्वा खेती नहीं थी। वो अपने प्रतिदिन के कमाई और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा के द्वारा मिलने वाले
अनाज के ऊपर ही निर्भर थे। इसमें अगर आप यूनिट काटेंगे, चोरी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप उनके परिवारों को, वो बच्चों को भूखा सुलाने का काम कर रहे हैं। वो बच्चे जो उस गांव के भविष्य हैं, उस घर के भविष्य हैं, कहीं ना कहीं उस बच्चों का विकास रुकेगा तो उस गांव का विकास रुकेगा, उस समाज का विकास रुकेगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने गांव को अविकसित और अपने गांव को गड्ढे में ढकेलने का भी काम कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग ये सारी चीज़ें, आपको जब सरकार कमीशन दे रही है तो कोटा में यूनिट पीछे चोरी, आप नापने नाप तौल में चोरी करते हैं। 25 किलो लाएंगे, 20 किलो लाएंगे, तो आप बाहर कहीं तौलवाएंगे तो उसमें ही आपका 5 किलो 3 किलो कम कम रहता है। ऑलरेडी कमीशन भी ले रहे हैं, फिर से आप उसमें भी तौल में भी चोरी कर रहे हैं, उसके बाद यूनिट पीछे आप काट कर लोगों को भूखा सुलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समाज को के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है सभी लोगों को कि उनको कौन कौन सी शक्ति है, ताकि आप अपने हक और न्याय के लिए खुद खड़े हो सकें, लड़ सकें। और उसके बाद मैंने उसके आगे मेंशन किया हुआ खेल का मैदान, ये युवाओं के लिए जो है 18 विषयों में जो उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है, वो चीज़ें खेल के मैदान का वो उसमें है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैंने यहाँ पे उल्लेख नहीं करके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये अप्रॉक्स 1,06,000 विलेज इन यूपी। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,06,000 गांव है, ग्राम पंचायत नहीं, गांव। 1,06,000 गांव है और लगभग लगभग 95,000 पंचायत, लगभग 95,000 जो है ग्राम पंचायतें हैं, जहाँ पे प्रधान, लगभग उत्तर प्रदेश में 95,000 ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। तो ये डिफरेंसेज आपको समझने होंगे। और यहाँ पे एक साइड में हमने थोड़ा सा ये मेंशन किया हुआ है, नीचे एक वेब सीरीज का मैंने नाम लिखा हो, पंचायत सीरीज। शायद आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। वो समाज को दिखा रहा है कि आप, उसमें एक फुलेरा गांव है, उसमें आप देखेंगे फुलेरा की जो ग्राम प्रधान होती हैं, वो समाज की सच्चाई दिखा रहा है। ग्राम प्रधान महिला रहती हैं लेकिन वो कभी पंचायत में नहीं जाती हैं, उनका सारा काम ये जो प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान पति, प्रमुख पति, ये जो शब्दावलियां आप सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं फुलेरा गांव, जब आप पंचायत सीरीज देखेंगे तो उसमें आपका वो चीज़ें, ये इसका लिखने का एकमात्र कारण ये था कि ये जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को दिखाया था, आर्टिकल 243 डी, वही ये चीज़ें हैं कि महिलाओं को आरक्षण तो मिला है, तो ये महिलाओं को, खासकर जो भी ये इस वीडियो को महिला साथी, महिला युवा साथी लोग देखें, तो वो अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए लड़ें कि उनको जब आरक्षण मिला है तो वो खुद काम करें, ना कि उनके पति काम करें। वो फिर वही एक वो चीज़ें हो गई कि जब आपको संविधान ने वो अधिकार दिया हुआ है, पढ़ने का अधिकार दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, तो आप फिर क्यों गुलाम बने हुए हैं? आप स्लेवरी की तरफ फिर क्यों जा रहे हैं कि आप स्लेव, ये कहीं ना कहीं आपको स्लेवरी की तरफ, ये जो शब्दावलियां है, प्रधान प्रतिनिधि, प्रमुख प्रतिनिधि, ये कहीं ना कहीं पुरुषवादी सोच का हिस्सा है। और सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि इस सोच से उभरें और आगे बढ़ें। इसलिए जैसे अभी देखेंगे कि केंद्र स्तर पे भी आरक्षण 33% दे दिया गया है, हालांकि कब लागू होगा, कब से ये चीज़ें होंगी, डिलिमिटेशन वगैरह अभी नहीं हुआ है। जनसंख्या जो है, सेंसस नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी सेंसस कब होंगे ये सब बात का विषय है। तो वहाँ भी मिला हुआ है, अब वही होगा। वहाँ तो मान लीजिए संसद में बैठना होता है तो महिलाओं को खुद जाना होता है, लेकिन जब क्षेत्र में उनके जाएंगे तो काम कौन कर रहा होता है? विधायक प्रतिनिधि, विधायक पति, ये शब्द आप सुनेंगे कुछ दिनों में, जब 33% आरक्षण वहाँ भी लागू होगा तो क्षेत्र में आप ये सुनेंगे विधायक पति। लेकिन जब संसद में बैठेंगी वो महिलाएं, तो बस वो एक गुमसुम बन के चुपचाप सुनेंगी, क्योंकि वो क्षेत्र में काम करेंगी नहीं, चार दीवारी के अंदर रहती हैं। जैसे अभी ग्राम प्रधानों में, पंचायतों में आरक्षण का आप
ताज़ा उदाहरण अपने अपने गाँव में देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हालांकि अभी कुछ चीज़ों का ही यहाँ पे जिक्र हुआ है। पंचायतों के पूरी चीज़ों सारी आर्टिकल वगैरह का जिक्र नहीं हो पाया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे ग्राम चूँकि मैं ग्राम पंचायत से ही अपना काम शुरू कर रहा हूँ, तो पहले पंचायत के विषय में, उसके अधिकारों के विषय में सबको, समाज को जागरूक करना मेरी जिम्मेदारी है। और ये ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो के माध्यम से अधिकतम इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं कि वो प्रधान प्रतिनिधि वाली चीज़ें छोड़ें, आरक्षण का जो मिला है उसका लाभ उठाएं, उनके जो हक और अधिकार मिला है ग्राम सभा के लोगों के, किसी प्रधान से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोटेदारों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कोटेदार चोरी कर रहे हैं उनको उनके उनके खिलाफ आप खड़े होइए, कोई कुछ आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना ही कोई कुछ कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप तभी तक आप दबे कुचले रहेंगे जब तक आप अपना आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे। सोचिए, अगर आप और हमारे जैसे ही राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे तमाम महापुरुषों ने अगर उस समय आवाज़ नहीं उठाई होती, तो क्या 4,000 साल 4,000 साल पुरानी व्यवस्थाएं जो चलती हुई आ रही थी, सती प्रथा, महिलाओं को घर में रोकना, निचले तबकों को स्कूलों में न भेजना, क्या वो संभव हो पाता? तो आप लोगों को एक बार अपने लिए, समाज के लिए आगे आना ही होगा। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे माध्यम से जुड़ने के लिए, इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कोशिश करिए कि ये वीडियो अधिकतम लोगों के पास जाए, अधिकतम जनसंख्या के पास जाए, ताकि वो जागरूक होकर पंचायत के बारे में जागरूक हो सकें, अपने ग्राम सभा के बारे में जागरूक हो सकें। बहुत सारी चीज़ें जो आते हैं, पेंशन वगैरह है, उनको काम करवाने के लिए 1,000 2,000 रुपये लूट लिया जाता है। तो ये युवा साथियों का ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अधिकतम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि अधिकतम लोग समाज के जागरूक हों और अपने अधिकारों को जानें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद।